सुरेश नाम का व्यक्ति गांव में रहता है जिसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी और इनकी पत्नी जो कुछ सिलाई करती है, कुछ काम कर कर अपने पति को पैसे देती है और उस पति का हाथ बटाती है गृहस्थी चलाने में। दोस्तों, इसके बेटे का नाम राकेश होता है और बेटी का नाम पूजा होता है और जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। अब बच्चे जब बड़े होते हैं, बेटी भी बड़ी हो जाती है और बेटी शादी के लायक होती है क्योंकि वो अपने भाई से बड़ी होती है। सुरेश अपनी बेटी की शादी करने का विचार बना लेता है और उन्होंने बहुत दिनों से पैसे इकट्ठे किए हैं बेटी की शादी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों वो रिश्ता ढूंढने लगते हैं और एक अच्छे से घर में, शहर में अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब बेटा जो पढ़ रहा है, बेटा बड़ी महंगी पढ़ाई पढ़ता है दोस्तों, और यहाँ पर बेटे की जब 12वीं हो जाती है तो वो कहता है कि पिताजी, मुझे अब शहर जाकर पढ़ाई करनी है कंपनी के बेस पर। यहाँ पर वो दोनों ही बड़े राजी हो जाते हैं और अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और वहाँ पर बेटा पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों, पढ़ाई में इतना खर्चा हो जाता है कि जो वो खेती बाड़ी कर कर पैसा इकट्ठे करते हैं वो पैसे भी कम पड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर सुरेश की जो पत्नी होती है वो सिलाई कर कर या कुछ और कामों को कर कर, दूध बेचा करते थोड़ा बहुत, उससे अपने बेटे की फीस भरा करते और अपने बेटे को बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा देते हैं। जब बेटा पढ़ जाता है तो उसके बाद बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगता है और दोस्तों उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी खासी होती है। यहाँ पर दोनों पति पत्नी मन में संतुष्टि करते हैं और चैन की सांस लेते हैं कि अब हमारी जो तपस्या थी वो सफल हो चुकी है। अब बेटा एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है तो हमारा पालन पोषण अच्छे से रहेगा और हमें ज़्यादा जिम्मेदारी या घर का काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, दोनों ही चैन की सांस लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बड़े बूढ़े एक बात कहकर जाते हैं कि पति की कमाई चौरे में बैठ के खाई और बेटे की कमाई कोने में बैठ के खाई। ये कहावत गांव के लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये इस कहानी में होता है। मन में हर्षाते हैं अब जब आसपास पता चलता है कि भाई फलाने का लड़का बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, एक लौता बेटा घर का होता है, जमीन जायदाद भी अच्छी है, तो अब उस लड़के के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। सुरेश मन में बड़ा ही खुश होता है कि मेरे बेटे के लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सुरेश अपने बेटे राकेश के पास फोन मिलाता है और कहता है कि बेटा, बहुत लोगों के रिश्ते आ रहे हैं, क्या मैं तुम्हारा कोई रिश्ता ले लूं या किसी लड़की वालों से बात करूं, क्या तू राजी है शादी करने के लिए? तो दोस्तों, एक अच्छा बेटा एक ऐसा जवाब देता है उनका। राकेश कहता है कि पिताजी, आपको मेरे रिश्ते देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक मेरे साथ की ही नौकरी करने वाली लड़की से शादी कर ली है और हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों, सुरेश के हाथों से फोन छूट जाता है और वो सोचता है कि जिस बेटे को पढ़ाने के लिए इतना संघर्ष किया था, आज उस बेटे ने हमसे अपनी शादी का अधिकार भी छीन लिया और वो तो बहुत अच्छे से शहर में रह रहा है। अब यहाँ पर पति पत्नी इस बात को सोच विचार कर कर रोने लगते हैं क्योंकि उस बेटे की एक भी तनख्वाह इस पति पत्नी ने नहीं खाई थी और उससे पहले बेटे के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर दोनों ही बड़े दुखी मन से एक कमरे के अंदर बैठे हुए होते हैं। तभी सुरेश की पत्नी कहती है कि क्या हुआ जी, अगर बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली, अक्सर आजकल तो ये चलन चल रहा है, कोई बात नहीं, आप उनसे पूछो तो सही कि वो शहर में कैसे रह रहे हैं। तो सुरेश अपने बेटे पर फोन मिलाता है राकेश पर और उससे हाल चाल पूछता है। कहता है कि बेटा, तुमने ठीक तो नहीं किया हमारी मर्जी के बिना शादी कर कर, लेकिन अब तुमने शादी कर ही ली है तो तुम बहू को लेकर कहाँ पर रहते हो? तो यहाँ पर राकेश कहता है कि पिताजी, मैं तो यहीं पर एक घर किराए पर लेकर रहता हूँ और उसी में हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। तो सुरेश कहता है कि बेटा, जो मैंने अपने पैसों से शहर में ज़मीन खरीद रखी है, उस ज़मीन पर तू घर बना ले और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहे। तो यहाँ पर सुरेश का बेटा कहता है कि पिताजी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं वहाँ पर घर बना लूँगा। तो यहाँ पर सुरेश कहता है कि तू हमारा एक लौता ही तो बेटा है, चलो मैं तुम्हारे लिए पैसे भी पहुँचाता हूँ। और सुरेश अपने बेटे राकेश को दोस्तों नगद राशि देता है घर बनाने के लिए और वहाँ पर राकेश घर बनाकर उस घर में रहने भी लगता है। अब बेटे बहू उस घर में रहते हैं तो कभी कभार सुरेश और उसकी पत्नी उस घर में रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब 1-2 बार जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिससे उसके बेटे ने शादी की है वो बहू बड़ी नकचड़ी है, उसे तो बुजुर्ग लोग या रिश्तेदार पसंद ही नहीं है, वो भी उसके पति की तरफ से। अब दोस्तों, यहाँ पर सुरेश और सुरेश की पत्नी वहाँ पर आना जाना
कम कर देते हैं। उधर सुरेश की जो बेटी होती है पूजा, वो भी एक दो बार में भाभी के मन को समझ जाती है और वो भी वहां पर नहीं जाती है, केवल अपने माँ बाप के पास गाँव में ही आया करती है। समय निकलता है दोस्तों, लेकिन सुरेश एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है क्योंकि बुजुर्ग हो चला है। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको शहर में इलाज कराना होगा, इस बीमारी का यहाँ पर इलाज नहीं है, आपकी बीमारी का लंबा इलाज चलेगा। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी डॉक्टर की बात को सुनकर एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ पर अपने बेटे से बात करते हैं। तो सुरेश की पत्नी कहती है जी चलो शहर में बेटे बहू के पास ही रहेंगे और वहां पर आपका इलाज भी हो जाएगा। तो सुरेश कहता है कि नहीं भाग्यवान, मैं तो यहीं से अपना इलाज करा लूंगा। तुम्हें नहीं पता उनकी पत्नी कितनी बदतमीज है और वहां पर हम कैसे अपना टाइम गुजारेंगे, मैं और ज़्यादा ठीक से बीमार हो जाऊंगा और सब कुछ गलत हो जाएगा, बेटे का घर बिगड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सुरेश की पत्नी होती है वो अपने पति को दिलासा देती है और कहती है जी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और थोड़ा सा उनका हाथ भी बटा दूंगी, कम से कम आप तो ठीक हो जाओगे। और सुरेश अपने बेटे से बात करता है राकेश से कि बेटा मुझे फलानी बीमारी हुई है और मुझे शहर में ही इलाज कराना है, क्या मैं आ सकता हूँ। एक पिता को जरूरत आन पड़ी है अपने बेटे से पूछकर उसके घर जाने की। दोस्तों यहाँ पर राकेश कह देता है कि हाँ पिताजी आप ही का घर है, क्यों नहीं, आप जरूर आइए। और वहां पर वो अपने माता पिता को शहर बुला लेता है। पति पत्नी जब शहर में पहुंचते हैं बेटे के घर में, तो दोस्तों उस बेटे के घर में कोई भी नहीं मिलता है क्योंकि दोनों पति पत्नी कंपनी नौकरी करने के लिए गए हैं। अब बेचारे इतने बड़े घर में अकेले आकर बैठ जाते हैं। खुद ही यहाँ पर सुरेश की पत्नी चाय बनाकर लाती है और दोनों एक साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर बेटे की बहू और बेटा घर आते हैं तो बेटे की बहू के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उसके घर पर उसके सास ससुर आ गए हैं। दोस्तों यही सब कुछ चलता रहता है। उसके बाद सुरेश और सुरेश की पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं और यहाँ पर जो राकेश की पत्नी होती है वो खरी खोटी अपने पति को चुप चुप अपने कमरे में सुनाती है। तो दोनों सास ससुर उसकी बातें सुन लेते हैं और मन में दुखी हो जाते हैं सुरेश और सुरेश की पत्नी। और सुरेश कहता है कि मैं ना कहता कि तू यहाँ मत आ, लेकिन तुम्हें तो यहीं पर आना है। तो यहाँ पर सुरेश की पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं जी, कुछ दिन की ही तो बात है, आप ठीक हो जाओगे तो हमें यहाँ पर क्यों रहना है। और अब दिन आगे निकलने लगते हैं। दोस्तों 10 एक दिन तो यहाँ पर जो राकेश की पत्नी होती है वो अपना मुंह बंद कर कर रहने लगी है। लेकिन अब जैसे ही सास ससुर को 10 दिन होते हैं तो उस औरत का मुंह चलने लगता है और वो बात बात पर मतलब एक ताहना सा कसने लगी है। अब एक दिन सुरेश को चाय की हुड़क उठती है तो सुरेश अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ला सकती हो। तो यहाँ पर सुरेश की पत्नी चाय बनाने के लिए जैसे ही रसोई में जाती है तो दोस्तों ये आवाज राकेश की पत्नी को सुनती है और वो उठकर अपने कमरे से किचन में आती है और अपनी सास को देखकर चिल्लाने लगती है। कहती है कि तुम्हारी औकात है इस रसोई में घुसने की, क्या तुमने कभी ऐसी रसोई देखी भी है। तो दोस्तों यहाँ पर उस बहू की सास के आंखों में आंसू आ जाते हैं राकेश की माँ के में और वो रोती हुई सुरेश के पास चली जाती है। सुरेश फिर कहता है कि मैंने कहा था ना यहाँ पर मत आना। तो यहाँ पर सुरेश की पत्नी कहती है कि बस आप पर तो यही बात है कि यहाँ पर मत आना, यहाँ पर मत आना, मैं तो आपको ठीक कराने के लिए लेकर आई हूँ, मुझे क्या पता था कि ये इसका इतना बुरा रूप होगा। दोस्तों एक और चीज जो घर में सास ससुर देख रहे थे दोनों पति पत्नी, उनका जो बेटा था वो बिल्कुल बहू का गुलाम था। सुबह की चाय वो अपनी पत्नी को भी देता और अपने माता पिता को भी देखा। तो माँ ये सब चीज देखकर आंखों में आंसू भर लाती है कि इस बेटे को पाल पोस कर इतना जवान कर दिया। हालांकि पत्नी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ कमा रहे हैं तो हक बनता है पत्नी का भी कुछ काम करने का। लेकिन राकेश की पत्नी घर का कुछ भी काम नहीं किया करती, केवल राकेश ही पूरे घर का काम किया करता, वही अपने माँ बाप को खाना बनाकर दिया करता। अब दोस्तों ये सब कुछ देखकर दोनों जने एक दिन तो हंसने लगते हैं कि हमारा बेटा कैसा है कि बहू के आगे पीछे दुम हिलाता घूमता है। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ठान लिया था कि एक बेटा है, जैसे इसका मन करे ऐसे रहे। अब दोस्तों एक दिन यहाँ पर जो सुरेश होता है उसकी बेटी का फोन आता है अपने पिता का हालचाल पूछने के लिए और वो फोन सुरेश की पत्नी उठा लेती है। अब वो जैसे ही अपनी बेटी से बात कर रही है तभी उसके बेटे की बहू अंदर से आती है और वो कहती है कि माँ जी तुमने फिर दूसरी चीज को हाथ लगाया, तुम फोन को क्यों छेड़ती हो और किससे बात कर रही हो। और यहाँ पर सुरेश की पत्नी डरती हुई उस फोन को रख देती है। लेकिन दोस्तों वो फोन किसी कारणवश कट नहीं पाता है और जितनी भी खरी खोटी राकेश की पत्नी यहाँ पर अपनी सास को सुनाती है सारी बातें
उसकी ननद सुन लेती है और उस ननद को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो सभी लोग चुप रह जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा काम निकालना होता है। अब दोस्तों धीरे धीरे सुरेश को आराम लगने लगा था। अब यहाँ पर तभी राकेश की पत्नी का जन्मदिन आ जाता है। अब सभी लोग बड़े खुश होते हैं और यहाँ पर राकेश अपनी बहन को भी बुला लेता है क्योंकि अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता है। और दोस्तों राकेश की बहन भी आ जाती है, तो सभी लोग इकट्ठा होकर कोई तो सजावट कर रहा है, कोई गेट सजा रहा है, कोई घर सजा रहा है। तभी यहाँ पर जो राकेश की पत्नी है वो कंपनी से घर आती है और जैसे ही घर में आकर हल्ला गुल्ला देखती है तो उसका दिमाग गर्म हो जाता है और दोस्तों वो दरवाजे से ही चिल्लाती हुई आती है। पहली बार में ही वो अपनी ननद से गुथ पड़ती है, कहती है कि दीदी आपको क्या पता कितना महंगा पेंट इस घर पर हुआ है और तुम जगह जगह इन टेपों को लगा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर टेप लगाने की, और तुमसे किसने कहा था और तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया था। दोस्तों ये बात सुनकर वो ननद थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो कहती है पूजा कि कोई बात नहीं भाभी, हम तो तुम्हारा जन्मदिन मना रहे थे, भैया ने हमें बुलाया है, अगर ये हमें नहीं बुलाता तो मैं यहाँ पर क्यों आती, और मैं ऐसे बिना बुलाए किसी के पास नहीं आती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर राकेश की पत्नी कहती है, भाभी बोलती है कि मेरे पति ने तुम्हें बुलाया है तो मैं कह रही हूँ अभी अपना बैग बांधो और यहाँ से अपने बच्चों को और अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब दोस्तों सुरेश और सुरेश की पत्नी ये सब कुछ देख रही है। उधर जो राकेश है उसकी पत्नी के मायके वाले भी आए हुए थे और सभी लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर राकेश की बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो बहन का पति है वो तो हैरान सा खड़ा, उसका मुंह खुला हुआ है और वो तो बस देखता ही रह जाता है। उसके बाद दोस्तों ये सब चीजें देखकर जो सुरेश की पत्नी होती है वो भागी भागी आती है और अपने बेटे की बहू के गाल पर एक तमाचा धर देती है और कहती है कि अब की बार कहना कौन घर से निकलेगा, तू निकल इस घर से। और क्यों रे, तुमने बताया नहीं अपनी पत्नी को ये जगह मेरे नाम पर है और जिस महल को तुम महल कहती है ना, इस महल को बनवाने के लिए भी मेरे पति ने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम्हारे पति को, तब ये घर बना था। कोई बेटा नहीं और कोई बहू नहीं, तुम तो बहुत बेवकूफ़ लोग हो, तुम तो बहुत बुरे लोग हो। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरी बेटी को इस घर से निकालने की। जितना हक तेरे पति का है ना उतना ही हक मेरी बेटी का मुझ पर और मेरे पति पर है, और तू अब की बार कहना। तो दोस्तों यहाँ पर वो जो राकेश की पत्नी होती है वो नाक चढ़ा लेती है और बिल्कुल और भी ज़्यादा गुस्से में लाल ताती हो जाती है। यहाँ पर एक जो तारीफ की बात बोलेंगे, जो राकेश की पत्नी है, राकेश का जो ससुर है दोस्तों, उसने कहा था कि समधिन आपने बहुत सही चांटा मेरी बेटी को रखा है, अगर ये चांटा पहले मैं रख देता तो शायद आज ये दिन नहीं आता। उसके बाद दोस्तों जो राकेश होता है वो अपनी माँ के पास आता है और माँ से कहता है कि कोई बात नहीं माँ, क्या हुआ अगर ऐसा कह दिया, और बहन से बोला तो है यहाँ से चली जाए, तो वो चली क्यों नहीं जाती। अब मेरे और इसके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। और दोस्तों ये बात सुनकर जो सुरेश होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि भाई अब तक तो ठीक था, काम करता था, लेकिन तू तो इतना चमचा हो चुका है कि तुम्हें अपने परिवार वाले नहीं दिखते। और यहाँ पर सुरेश आकर एक थप्पड़ अपने बेटे में रख देता है। दोनों पति पत्नी मन बना लेते हैं, सुरेश और सुरेश की पत्नी, कि अब इन दोनों को इस घर में नहीं रहने देंगे। दोस्तों यहाँ पर पति पत्नी कह देते हैं कि निकल जाओ हमारे घर से, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये मेरे नाम है, और अगर इस घर से नहीं निकलना है तो जितनी इसकी लागत है, जितने में ये जगह खरीदी गई थी, जितने में घर बना था, उतने पैसे हमारे बैंक में डालो या हमें दे दो, तो आप लोग इस घर में रह सकते हो, वरना तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते। अब दोस्तों ये सब चीज़ देखकर जो राकेश होता है वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने लगता है। राकेश की बहन पूजा भी कहती है कि कोई बात नहीं मम्मी, क्या हुआ, भाभी का तो स्वभाव भी ऐसा है, मैं ही चली जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सुरेश की पत्नी होती है अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और कहती है खबरदार, अगर तू बीच में बोली तो तुम्हें यहीं पर रहना है, और अब तो तू यहीं पर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों जब बेटा माफ़ी मांग रहा था तो बहू के चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं थी, उसके अंदर अब भी उसका ईगो आड़े आ रहा था। और ये बात सुरेश और सुरेश की पत्नी देखते हैं और अपने बेटे की बहू से कहते हैं कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से जाओ, तुम हरगिज़ भी इस घर में नहीं रह सकते। दोस्तों बेटे बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये थी आज की कहानी। सुरेश और सुरेश की पत्नी बहुत अच्छे से अपने घर में रहते हैं। तो कभी कभी ना बच्चे भी माँ बाप को बहुत दुख दे देते हैं। अक्सर बच्चे ही माँ बाप को ज़्यादा दुख देते हैं। माँ बाप तो कभी किसी केस में गलत निकलते हैं दोस्तों, लेकिन बच्चे अक्सर अपनी मनमानियों के आगे माँ बाप की
ना ही तो खुशी देखते हैं और ना ही उनका दुख देखते हैं, हमेशा उन्हें दुख देते रहते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और दोस्तों एक ही बात कहनी है, जिन माँ बापों ने आप लोगों को बोलने लायक पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया, उसके सामने आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल गलत है, बहुत निंदनीय घटना है। कभी भी किसी बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, पत्नी का हाथ बटाओ, पत्नी का मान सम्मान करो, लेकिन इतना भी नहीं कि उस पत्नी को यही नहीं पता हो कि मैं कौन से आसमान पर बैठी हूँ और जिस दिन मैं गिरूंगी ना उस दिन मुझे कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। ये उन महिलाओं के लिए वर्ड बोले गए हैं लास्ट में जो अपने आप को हद से ज़्यादा होशियार और बहुत ज़्यादा ऐसे समझती हैं कि भाई हमारे आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। तो समझ जाओ और सबर जाओ, माँ बाप एक बार ही ज़िंदगी में मिलते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।